टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे अनीता देसाई का लिखा नावल वॉइसेस इन द सिटी जो पब्लिश हुआ था इन 1965 एंड ब्रीफली जानेंगे इस नावल की राइटर अनीता देसाई के बारे में। अनीता देसाई का जन्म हुआ था 24 जून 1937। इनकी मदर टोनी नाइम जर्मन थी एंड फादर DN मजूमदार बंगाली बिजनेसमैन थे। मैरिज के जस्ट बाद ही अनीता देसाई के पेरेंट्स दिल्ली शिफ्ट हो गए थे एंड यहीं पर देसाई वॉज रेज्ड अप विद हर 2 एल्डर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। देसाई घर में जर्मन बोलती थी एंड नेबर्स के साथ हिंदी, बंगाली भी इन्हें आती थी एंड स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई जहां इन्होंने उर्दू भी सीखी। तो इस तरह इन्होंने जर्मन, हिंदी, बंगाली, उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज सीखी। क्योंकि स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई थी तो इस वजह से इनकी लिटरेरी लैंग्वेज इंग्लिश है। इन्होंने लिखना 7 ईयर की एज में ही स्टार्ट कर दिया था। इनका फर्स्ट नावल था क्राई द पीकॉक जो पब्लिश हुआ था 1963 में एंड इनके लिखे नॉवेल्स में से क्लियर लाइट ऑफ डे, फास्टिंग फेस्टिंग, द विलेज बाय द सी, वॉइसेस इन द सिटी काफ़ी फेमस है। तो चलिए अब बात करते हैं नावल की एंड इसमें सबसे पहले बात करते हैं नावल के टाइटल की। तो जैसा कि टाइटल वॉइसेस इन द सिटी इंडिकेट करता है, अनीता देसाई का एम था कि वो कैलकाटा सिटी के शोर को एज अ बैकड्रॉप यूज़ करे स्टोरी में। कैलकाटा द सिटी ऑफ नॉइसेस को इस नॉवल में एज अ लिविंग स्पिरिट एंड अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर की तरह देखा जा सकता है क्योंकि तीनों लीड कैरेक्टर्स कैलकाटा सिटी के माहौल एंड शोर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। अब बात करते हैं स्टोरी की। नोवेल की स्टोरी रिवॉल्व करती है कलिम्पोंग नाम की जगह पर रहने वाली फैमिली के अराउंड, जिसमें मदर डोमिनेटिंग फिगर है क्योंकि फादर इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रंक। फाइनेंशियली इनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। इसी के साथ फैमिली में इनके 4 चिल्ड्रन, 2 सन्स एंड 2 डॉटर्स हैं जिनके नाम अरुण, निरोध, मोनिशा एंड अमला हैं। मोनिशा सबसे बड़ी है, फिर निरोध, अमला एंड अरुण है। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि अरुण अपनी हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड जा रहा है एंड निरोध उसे ड्रॉप करने जाता है। इसके बाद में अरुण का जिक्र सिर्फ बातों में ही होता है, वो भी तब जब निरोध खुद को अरुण से कंपेयर करता है एंड बाकी की कहानी मोनिशा, निरोध एंड अमला के बारे में ही है। अरुण के बारे में हमें बस इतना पता चलता है कि अरुण ने अब्रॉड में किसी अमेरिकन वुमन से शादी कर ली है। ये नॉवल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें सबसे पहले हम निरोध के बारे में जानते हैं, देन मोनिशा एंड लास्ट में अमला। निरोध न्यूज़पेपर ऑफिस में एज अ क्लर्क काम करता है कैलकाटा में। सिस्टर मोनिशा इज़ मैरिड टू जीवन, एन ऑफिसर इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो अपनी बड़ी सी जॉइंट फैमिली के साथ रहता है। अमला एक कमर्शियल आर्टिस्ट है, उसने इसकी ट्रेनिंग मुंबई में ली है एंड वो कैलकाटा में एक कमर्शियल फर्म ज्वाइन करती है। इसी के बीच इनके फादर की डेथ हो जाती है एंड फादर की डेथ के बाद इनकी मदर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर चड्डा के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है जो कि कलिम्पोंग में उनके नेबर हैं एंड इस बात का निरोध पर बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। इसी के साथ देसाई जी ने कैलकाटा जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के माहौल का असर भी अपने कैरेक्टर्स पर बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। तीनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कैलकाटा के बारे में, लेकिन काफ़ी हद तक ये व्यू नेगेटिव ही है। निरोध के लिए शुरुआत में कैलकाटा गॉडेस काली के जैसे है जो क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम को डिस्ट्रॉय करती है। वही मोनिशा कैलकाटा को डेविल सिटी मानती है। आमला भी लाइफ के बिटर मोमेंट्स में कैलकाटा को मॉन्स्टर सिटी कहती है, बट वो निरोध एंड मोनिशा की तरह डिप्रेस नहीं होती। वो सिटी की क्रूएलिटी से काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होती है बट वो फाइट भी करती है सर्कमस्टांसेस से। अब हम नावल के 3 मेन कैरेक्टर्स की लाइफ के बारे में जानेंगे एंड उनके हालात के बारे में भी कि वो किस कदर एम्बिशियस थे अपने ड्रीम्स को लेकर, बट रियलिटी ने उन्हें किस तरह हिट किया और इसके बाद इन एक्सपीरियंसेस के साथ वो किस तरह से जी पाए।
इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं निरोध की। निरोध इज़ अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड। अपने फादर का वो फेवरेट चाइल्ड नहीं था, एंड ऐसा इसलिए था क्योंकि निरोध ने हॉर्स राइडिंग या फिर किसी भी तरह के स्पोर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जबकि निरोध का भाई अरुण उसके एकदम ऑपोजिट है। वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है एंड अपनी स्कूल क्रिकेट टीम का कैप्टन है। उनके फादर ने अरुण की हायर स्टडीज़ के लिए पैसे भी सेव किए हुए थे ताकि वो हायर स्टडीज़ के लिए लंदन जा सके। इसी वजह से निरोध अपने छोटे भाई से जेलस फील करता है, एंड ही इज़ अ विक्टिम ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। निरोध के फ्रेंड्स में हैं सोनी, जो एक रिच लैंडलॉर्ड का बेटा है, जीत नायर, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है बट अ फेलियर एज अ हस्बैंड, डेविड गनी, जो कि एक प्रैक्टिकल आर्टिस्ट है हु इज़ वर्किंग फॉर प्रिंसिपल्स एंड मीनिंग, धर्मा, ये भी एक आर्टिस्ट है बट बहुत ही कनिंग एंड शार्प है, एंड प्रोफेसर बॉस। ये सब कॉफ़ी हाउस में अक्सर इकट्ठे होकर करप्शन के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। निरोध का सेंसिटिव नेचर उसे कोई मैकेनिकल जॉब नहीं करने देता। वो अपने न्यूज़पेपर वर्क से भी डिससेटिस्फाइड हो जाता है और वो इस काम को ऐसा समझता है जिसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इसीलिए वो इस जॉब से रिज़ाइन कर देता है एंड स्टार्ट्स अ मैगज़ीन ऑफ क्रिएटिव राइटिंग कॉल्ड वॉइस। एंड इसके लिए वो अपनी मदर एंड अपने फ्रेंड्स जीत और सोनी के मनी ऑफ़र को भी रिजेक्ट कर देता है। एंड वो मेंटली खुद को प्रिपेयर करता है इस बात के लिए कि वो इस वेंचर के बाद पुअर हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में था कि ये जनरल वाला काम सक्सेसफुल नहीं होने वाला। बट वो रेडी है इस फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए। आप निरोध की इस सोच से समझ सकते हो कि उसकी मेंटेलिटी किस तरह की है। वो काम शुरू करके उसके फेल होने के बारे में सोचता है, हाउ नेगेटिव। वो मानता है कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के वैल्यूज़ खोखले हैं। वो बचपन में हमेशा अपने फादर को हेट करता रहा था बिकॉज ऑफ हिज ड्रिंकिंग हैबिट, एंड इसलिए भी क्योंकि वो अरुण के लिए बायस्ड थे। फादर की डेथ के बाद जब उसने अपनी मदर को अपने फादर के लिए अनफेथफुल होते देखा तो उसे अपने फादर पर तरस आने लगा। बोथ अरुण एंड निरोध आर ऑपोजिट इन दियर नेचर। अरुण, द फेवर्ड ब्राइट चाइल्ड इन द फैमिली, इज़ एनकरेज्ड बाय पेरेंट्स एंड अडॉर्न्ड बाय सिस्टर्स। वो एक सर्जन एंड स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है एंड इसके लिए वो लंदन भी जाता है। बट निरोध डेलिबरेटली लीड्स द लाइफ ऑफ अ मिडिल लेवल जर्नलिस्ट, जिसका काम है टू कट आउट लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पेस्ट एंड फाइल देम। आप गौर करेंगे तो देख पाएंगे कि अरुण एंड निरोध को राइटर ने एक ही सिक्के के दो पहलू के जैसे दिखाया है। जहां अरुण सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, वहीं निरोध फेलियर को। निरोध साइलेंस में रहना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि उसे आगे भी साइलेंस में ही रहना होगा। जब उसने अपनी मैगज़ीन वॉइस एस्टैब्लिश करी थी तो बहुत मेहनत की, बट वो फ्लॉप रही। इसके बाद उसने एक प्ले लिखा जो उसकी खुद की फीलिंग्स को शो करता था, एंड उसे ये पता था कि ये प्ले भी फ्लॉप होगा। इन 3 कामों के बाद वो एक लो एंड डर्टी लोकेलिटी में बुक शॉप ओपन करता है, एंड उसे मन ही मन ये डर लगा रहता है कि ये बुक शॉप भी फेल ही होगी, एंड होता भी यही है। इस तरह निरोध कभी भी अपने काम को लेकर पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल भी नहीं रहा। काम भी करता है, बट काम करने से पहले, काम करने के दौरान, काम पूरा होने के बाद एंड काम के रिज़ल्ट के बारे में निरोध की एक ही सोच है, एंड वो है फेलियर। वो कैलकाटा सिटी को गॉडेस काली से इक्वेट करता है एंड कहता है कि ये सिटी क्रिएटिविटी, फ्रीडम एंड सुकून को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन जब बाद में उसे अपने ड्रीम में उसकी मदर गॉडेस काली के रूप में दिखाई देती है, तो कुछ इस तरह वो अपने इस ड्रीम का मतलब निकालता है एंड कहता है कि गॉडेस काली डिस्ट्रॉयर होने के साथ साथ प्रिजर्वर भी तो है। मतलब जो ख़राब चीज़ें हैं वो तो डिस्ट्रॉय होंगी, एंड जो अच्छी चीज़ें हैं एंड काम की चीज़ें हैं वो बच जाएंगी। अपनी मदर को गॉडेस काली के रूप में देखकर वो ये सोचता है कि गॉडेस काली भी मदरली फिगर ही है, एंड वो कभी भी कंप्लीट डिस्ट्रॉयर नहीं हो सकती। एज अ मदर वो अपने चिल्ड्रन में ओनली ईविल को ही डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, ना कि उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं। इसे वो भागवत गीता के कर्मा प्रिंसिपल से भी कनेक्ट करता है। निरोध हैज़ अ मदर फिक्सेशन। वो मेजर चड्ढा से जेलस फील करता है क्योंकि उनका अफेयर निरोध के मदर के साथ था। इसी वजह से वो अपनी मदर के साथ
कभी भी खुद को कनेक्ट नहीं कर पाया था। नॉवल के थर्ड पार्ट में मोनिशा की डेथ के बाद जब वो एयरपोर्ट जाता है अपनी मदर को रिसीव करने के लिए, तो अपनी मदर को देखता ही रह जाता है उनकी ब्यूटी की वजह से, लेकिन फिर भी वो उन्हें हेट करता है। निरोध अपनी सिस्टर आमला से कहता है दैट दियर मदर इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉडेस काली। थ्रू आउट द नॉवल हम जानते हैं कि निरोध की लाइफ मीनिंगलेस है, क्योंकि उसका कोई डेफिनेट गोल है ही नहीं। बार बार वो अपना गोल चेंज करता रहता है और ये उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी शो करता है। फॉर हिम लाइफ इज़ नथिंग बट ओनली एन एम्प्टी बॉक्स। पूरे नावल में निरोध फ्रस्ट्रेटेड ही रहता है, बट लास्ट में वो कुछ पॉजिटिव होता है जब वो अपनी मदर को एज अ गॉडेस काली अपने ड्रीम में देखता है एंड कहता है कि कर्मा ऑफ एक्शन विदाउट द क्रेविंग ऑफ इट्स फ्रूट इज़ द रियल विजडम। ऐसा भागवत गीता में लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट मोनिशा के बारे में। मोनिशा इज़ एन एजुकेटेड गर्ल विद अ रिफाइंड सेंसिबिलिटी। उसे बुक्स पढ़ने का, क्लासिकल म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ है। मोनिशा की शादी जीवन से हुई है जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। मोनिशा के कैरेक्टर के थ्रू इस नॉवल में मैरिड लाइफ का साइकोलॉजिकल एंगल एग्जामिन किया गया है। मोनिशा एक हाईली सेंसिटिव वुमन है एंड उसका हस्बैंड जीवन उसके एकदम ऑपोजिट। वो जीवन से शादी नहीं करना चाहती थी, बट शादी हो गई एंड मोनिशाज एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ आर शैटर्ड। मोनिशा को उसकी आंट लीला बताती हैं कि मोनिशा के फादर को पता था कि जीवन कम्प्लीटली अनसुटेबल है मोनिशा के लिए, फिर भी उन्होंने जीवन से ही मोनिशा की शादी करवाई। मैरिज रिसेप्शन के दिन ही जीवन ने लिटरली उसे धक्का दिया अपनी मदर के पैर छूने के लिए एंड उसकी मदर ने भी मोनिशा के सर पर ब्लेसिंग्स के लिए हाथ रखने के बहाने उसे एक तरह से पैरों की तरफ और धकेला। इसके अलावा मोनिशा को सभी रिलेटिव्स के पैर छूने पड़े ब्लेसिंग्स के लिए एंड जीवन की फैमिली में ये ट्रेडिशन भी था कि घर की बहू को हर दिन बड़ों के पैर छूने होते थे जब भी वो घर के बड़ों से मिले। ऊपर से इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली, मोनिशा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था एंड इन सब से मोनिशा खुद को काफ़ी ह्यूमिलिएट महसूस करती थी एंड उसे समझ आ गया था कि उसकी लाइफ वैसी बिल्कुल भी नहीं होने वाली जैसे उसने इमेजिन कर रखी थी। उसका सारा दिन चपातीज़ एंड फ़िश बनाने में एंड सर्व करने में जाता। उसे खुद के लिए ज़रा भी टाइम नहीं मिल पाता था। इवन उसे कोई प्रिवेसी भी नहीं थी। जब जी चाहे कोई भी उसके रूम में आ जाता था एंड पहले उसके रूम को इंस्पेक्ट करते एंड बाद में कपड़ों की जगह बुक्स से भरे उसके वार्डरोब को एंड उससे अजीब तरह के क्वेश्चंस पूछते। हर रिलेशनशिप विद जीवन इज़ मार्क्ड ओनली बाय लोनलीनेस बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ जीवन और से देयर मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जीवन स्टैंड्स फॉर अ कन्वेंशनल कल्चर। उसने विमेन को बर्ड्स की तरह पिंजरे में ही पूरी लाइफ स्पेंड करते हुए देखा है। वो अपनी वाइफ मोनिशा को एज एन आउटसाइडर ट्रीट करता है। प्राइम इम्पोर्टेंस वो अपनी मदर को देता है। वो मोनिशा को हमेशा यही कहता है कि उसकी मदर को समझने की कोशिश करे, माहौल में खुद को एडजस्ट करे। मोनिशा इज़ इनकेपेबल टू बियर अ चाइल्ड और इस वजह से उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। सब रिलेटिव्स मोनिशा की इस कमी को ओपनली डिस्कस करते हैं एंड मोनिशा से उसकी इस कमी के बारे में हर्ट करने वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। मोनिशा को रिलेटिव्स के ये क्वेश्चंस एकदम तीर की तरह चुभते हैं। उसकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, इस वजह से वो कभी मदर नहीं बन सकती, मगर ये तो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन इस बात को मुद्दा बनाकर उसे कहीं भी कभी भी एंड किसी के भी सामने ह्यूमिलिएट कर दिया जाता। उसकी छोटी सी गलती को बहुत बड़ा इशू बनाकर कई कई हफ्तों एंड महीनों तक उसे टॉन्ट किया जाता। इन सब बातों से मोनिशा इस तरह से हर्ट हुई थी कि उसकी पर्सनैलिटी ही एकदम चेंज हो गई थी। वो चुप हो गई थी पूरी तरह से। बस कभी कभी थोड़े सुकून के लिए वो किसी क्लासिकल म्यूज़िक के कॉन्सर्ट में चली जाती थी। मोनिशा इस कदर बदल चुकी थी कि उसे प्रोफेसर निखिल के संस्कृत लेसन्स के रेसिटेशंस भी अच्छे लगने लगे थे। कभी वो सोचती थी कि वो बाकी के विमेन के जैसे भगवत गीता या रामायण पढ़ते हुए अपनी लाइफ नहीं बिताएगी, लेकिन अब सिर्फ वो मन का सुकून चाहती थी। वो अपने मन की सब बातें डायरी में लिखती, क्योंकि इसके अलावा वो किसी को भी अपने मन की बात नहीं कह सकती थी। इन सब के बाद भी
बस वो जी रही थी। इवन एक बार मोनिशा से मिलने अमला उसके ससुराल आती है क्योंकि अमला को लगता था कि अगर वो मोनिशा के पास कुछ दिन रहेगी एंड बात करेगी तो शायद मोनिशा की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मोनिशा की मदर इन लॉ के सामने ही अमला मोनिशा से बात कर सकती थी। इवन अमला मोनिशा के रूम में एंटर भी नहीं हो सकती थी। इसी तरह के और भी इंसिडेंट्स होते हैं जो मोनिशा को पूरी तरह से डिप्रेस कर देते हैं। एक बार निरोध बीमार पड़ जाता है और उसके इलाज के लिए मोनिशा जीवन के वॉलेट से बिना पूछे पैसे निकाल लेती है। जब जीवन को इस बात का पता लगता है तो वो मोनिशा के इस ना पूछने को चोरी का नाम देता है एंड बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि पूरी फैमिली ही मोनिशा को आइसोलेट कर देती है एंड ये मोनिशा को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है और वो बाथरूम में खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लेती है। पहले तो मोनिशा के इस एक्ट पर अमला एंड निरोध को बिलीव नहीं होता क्योंकि उनको लगता था कि इतनी इंटेलिजेंट एंड शार्प माइंडेड उनकी बहन ऐसा कोई स्टेप ले ही नहीं सकती। लेकिन जब वो मोनिशा की डायरी पढ़ते हैं तब उन्हें मोनिशा के एक्चुअल पेन का पता लगता है कि मोनिशा बस दुखी ही नहीं थी, वो लाइफ की प्रॉब्लम्स के आगे हार मान चुकी थी। नेक्स्ट बात करते हैं अमला के बारे में। अमला, अनलाइक हर ब्रदर एंड सिस्टर हु आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, इज़ बैलेंस्ड एंड is even capable of love. Being a liberated and intelligent woman, she loves independence and wants to be individualistic. काफ़ी ड्रीम्स हैं अमला के अपने करियर को लेकर। ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि अमला एक कमर्शियल आर्टिस्ट है एंड इसकी ट्रेनिंग उसने बॉम्बे में ली है। काफ़ी हाई एम्बिशंस थे अमला के कैलकाटा सिटी में एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट अपना करियर बनाने को लेकर, लेकिन एम्बिशंस पूरे नहीं होते। अमला समझने की कोशिश करती है कि हो क्या रहा है उसके आसपास एंड क्यों वो अनसक्सेसफुल है। सैटरडे नाइट को एक बार क्लब में डांस करते टाइम जीत अमला से क्लोज़ होने की कोशिश करता है तो अमला एकदम से किसी और जोन में ही पहुंच जाती है। उसे लगता है कि रात के अंधेरे में ये कैलकाटा सिटी सांस लेने के लायक भी नहीं है। उसका दम घुटने लगता है। वैसे ये जीत है भी फ्लर्ट टाइप पर्सन। एक बार इसने मोनिशा जो मैरिड है उसके साथ भी अपनी दी हुई एक पार्टी में फ्लर्ट करना चाहा था। निरोध इस बात को समझ गया तो उसने जीत से पूछा कि ये किस टाइप की पार्टी है जो तुमने ऑर्गेनाइज़ की है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं यार, मैं तो बस भाई बहन का प्यार देखना चाह रहा था। जीत खुद भी मैरिड है। मोनिशा भी जीत के इस बिहेवियर से बहुत हर्ट हुई थी। खैर, ऐसे दोस्त होंगे तो कोई भी डिप्रेशन में आ सकता है। इस तरह की लाइफ जी रही थी अमला। ना काम चल रहा था एंड ना ही साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही थी। इस वजह से इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते जा रहे थे। उसे कोई चाहिए था जो उसके साथ या आसपास रहे एंड एनर्जेटिक हो। यही रीज़न रहा कि वो निरोध के फ्रेंड धर्मा द पेंटर जो मैरिड है उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। अमला उसकी पेंटिंग्स के लिए मॉडल बनती है एंड धर्मा उसे ये यकीन दिलाता है कि वो उसकी हेल्प करेगा करियर बनाने में। बट ऐसा कुछ नहीं होता एंड अमला बाद में धर्मा से ब्रेकअप कर लेती है जब उसे पता लगता है कि धर्मा अपनी डॉटर के साथ बहुत ख़राब बिहेव करता है। लेकिन उसका रीज़न ये था कि उसकी डॉटर अपने फर्स्ट कज़न को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो बहुत ही ख़राब तरीके से उसे ट्रीट करता है जिसके आगे उसकी बेटी की ये मिस्टेक काफ़ी छोटी लगती है। अमला ब्रेकअप कर लेती है धर्मा के साथ और ये ब्रेकअप उसकी मेंटेलिटी को चेंज कर देता है। पहले जहाँ वो छोटी सी प्रॉब्लम आने पर कैलकाटा सिटी को कोसने लगती थी, सर्कमस्टांसेस को कोसने लगती थी, और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक बन गई थी। लेकिन अमला निरोध एंड मोनिशा के हाल से बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि वो इन दोनों से ही बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी एंड जब वो देखती है कि लाइफ ने उन्हें किस तरह तोड़ा है तो वो खुद भी टूटने लगती हैं। लेकिन वो फिर उठ खड़ी होती है एंड लास्ट में बताया जाता है कि अमला निरोध के दोस्त प्रोफेसर बॉस के यहाँ जॉब करने लग जाती है। प्रोफेसर बॉस अच्छे इंसान हैं, नॉलेजेबल बुक्स पढ़ने में उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट है एंड इन्हीं बुक्स से बॉस ने बहुत कुछ सीखा भी है। तो इस तरह लास्ट में 2 ही कैरेक्टर बचे 3 मेन कैरेक्टर्स में से। वॉइसेस इन द सिटी एक साइकोलॉजिकल नॉवल भी माना जा सकता है क्योंकि ये मेन कैरेक्टर्स के इन कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ही क्लियरली पिक्चराइज करता है। नोट्स के लिए आप गूगल पर सर्च करिए, ईजिली अवेलेबल हैं। देखिए, मैंने
इस नावल को बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है, बट ट्रस्ट में ये इसकी बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा वाइड है। आप डॉट्स कनेक्ट करते जाइए एंड ये नावल हर बार आपको कुछ नया प्रेजेंट करता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, नावल की समरी सुनते टाइम आपने शायद ये अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि मोनिशा एक टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ को रिप्रेजेंट करती है, वहीं अमला एक मॉडर्न सेल्फ डिपेंडेंट वुमन को। ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जिस तरह से अरुण एंड निरोध। जीवन एक ट्रेडिशनल मैन के जैसे ही है एंड धर्मा इसके ऑपोजिट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसी तरह से इसकी कहानी के सिंबल्स को समझते जाइए एंड आप देखेंगे कि आप खुद ही इसका क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। कहीं से कुछ भी कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लेंथी ही सही बट स्टोरी लाइन बहुत ही ईजी है। सो फ़िलहाल इस टॉपिक के बारे में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।